नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे पलमावी के 19वें वर्ष के नासिक गुहालेख के विषय में। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। एमए फाइनल का ये पेपर है। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहनों का लगभग एक शताब्दी का काल अवनति काल था। इस बीच उनमें कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ था जो उनके राज्य को अक्षय रख सकता। लेकिन इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के रूप में सातवाहन वंश में एक योग्य और पराक्रमी शासक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने शकों को परास्त कर अपने वंश का पुनरुद्धार किया। वासिष्ठपुत्र पुलमावी के 19वें वर्ष के नासिक गुहालेख से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के वीरतापूर्ण कार्यों का काव्यमय वर्णन मिलता है। इसके साथ ही यह लेख हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य विस्तार, व्यक्तित्व एवं सातवाहनों की जाति के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लेख परिचय। यह लेख नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, की गुफा संख्या 3 की दीवार पर उत्कीर्ण है, जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वासिष्ठपुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में लिखवाया गया था। इस लेख की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, जो कि द्वितीय शताब्दी के मध्य दक्षिणापथ में प्रचलित थी। यह लेख संपूर्णतः गद्य है और इसमें कुल 11 पंक्तियां हैं। इस लेख में पुलमावी के शासन के 19वें वर्ष का उल्लेख है, और चूँकि पुलमावी का राज्यारोहण 130 ईस्वी के आसपास हुआ, अतः इस लेख की तिथि 130 + 19 अर्थात 149 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इस लेख का सर्वप्रथम प्रकाशन बॉम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के 7वें अंक में हुआ। तत्पश्चात भंडारकर, ब्यूलर, इंद्रजी आदि विद्वानों द्वारा इसके अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस लेख का उद्देश्य गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता और पुलमावी की पितामही गौतमी बलश्री द्वारा बधावनीय भिक्षु संघ को एक गुफा और गुफा के चित्रण हेतु पुलमावी द्वारा पिशाजी पदक गांव दान में दिए जाने का उल्लेख करना है। ऐतिहासिक महत्व। इस लेख का कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने वंश की प्रतिष्ठा को, जो कि उसके उदय के पूर्व धूमिल पड़ चुकी थी, पुनः प्रतिष्ठित किया। सातवाहनों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने वाला यह एकमात्र अभिलेख है। इस लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण अर्थात अप्रतिम ब्राह्मण और क्षत्रिय दपमान मदनस अर्थात क्षत्रियों का दर्प और मानवर्धन करने वाला कहा गया है। इस आधार पर डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने सातवाहनों को ब्राह्मण स्वीकार किया है, परंतु भंडारकर एवं गोपालाचारी आदि विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उन्होंने सातवाहनों को ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय स्वीकारा है। इनके अनुसार एक ब्राह्मण का अर्थ एक ब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों का रक्षक है। उन्होंने क्षत्रिय शब्द को भी क्षत्रिय के अर्थ में नहीं वरन क्षत्रिय अदोई जाति के अर्थ में लिया है। इसका उल्लेख क्लासिकल लेखकों ने किया है। इसके अतिरिक्त इस लेख में गौतमी बलश्री के लिए राजर्षि वधु शब्द प्रयुक्त होने और पुराणों में सातवाहन वंश के आदिराज को वृषल कहे जाने को आधार बनाकर भी उक्त विद्वानों ने सातवाहनों के ब्राह्मण होने पर आपत्ति व्यक्त की है। लेकिन उक्त मत त्रुटिपूर्ण है। ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्दों का सर्वमान्य और सामान्य अर्थ क्रम से ब्राह्मण और क्षत्रिय ही स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजर्षि वधु शब्द का प्रयोग यहाँ ब्राह्मण राजा की पत्नी के लिए हुआ है। साथ ही अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों के लिए भी राजर्षि शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है राजकुल में उत्पन्न ऋषि। जहाँ तक वृषल शब्द का प्रश्न है, सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मण वर्ण विरोधी क्षत्रिय कर्म करने के कारण ही इन्हें वृषल कहा गया है। अतः प्रस्तुत लेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण माना जा सकता है। सेनार, ब्यूलर आदि विद्वानों का भी यही मत है। इस लेख का सर्वाधिक महत्व गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल के पुनर्निर्माण की दृष्टि से है। इस लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का काफ़ी रोचक और विस्तृत विवरण दिया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के आविर्भाव के पूर्व सातवाहन साम्राज्य अवनति के एक लंबे दौर से गुजर चुका था, जिसका प्रमुख कारण नहपान के नेतृत्व में क्षहरात शकों का उत्कर्ष था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान और उसके दामाद ऋषभदात या ऋषभदत्त को पराजित कर क्षहरात वंश का विनाश किया
और अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। पुलमावी के प्रस्तुत नासिक लेख में इसी कारण गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन कुल यशपति थापन करस अर्थात सातवाहन कुल के यश को प्रतिष्ठापित करने वाला और शक यवन पहलव निषूदनस अर्थात शकों, पहलवों और यवनों का विनाश करने वाला एवं खखरात वश निर्वशेष करस अर्थात छहरात वंश को निर्वशेष करने वाला कहा गया है। यहाँ शकों से तात्पर्य छहरात शकों से है और यवन व पहलव भारतीय यूनानी एवं पहलव थे जो कि पंजाब और सिंध प्रदेश पर उस समय शासन कर रहे थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा छहरात शकों को परास्त करने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि नासिक के इस लेख में गौतमीपुत्र के साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रदेश बतलाए गए हैं उनमें अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर तथा आक्रावंती के प्रदेश पहले नेपाल के अधीन थे जिन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उससे विजित किया होगा। इसके अतिरिक्त जोगलथम्बी मुद्रा भांड से भी सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय की पुष्टि होती है। यह लेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य विस्तार के विषय में एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें निम्न प्रदेशों को गौतमीपुत्र के साम्राज्य के अंतर्गत कहा गया है: असिक, अस्मक, मूलक, सौराष्ट्र, कुकुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ और आकर, अवंती। उक्त प्रदेशों के अतिरिक्त लेख में विंध्य के दक्षिण में स्थित समस्त दक्षिणापथ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का अधिकार स्थापित किया गया है, क्योंकि इस लेख में उसे न केवल विंध्य, दक्षिणवत, परियात्र, सहस्र, मलय, महेंद्र तथा दक्षिणापथ की अन्य पर्वत श्रेणियों का स्वामी बताया गया है, वरन उसे अपनी सेना को तीनों समुद्रों का जल पिलाने का श्रेय भी दिया गया है। ती समुद्र तुय पीत बहनस। यह तीन समुद्रों से आशय बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से है। हर्षचरित में भी एक सातवाहन राजा का त्रिसमुद्राधिपति के रूप में वर्णन है, अतएव कुछ विद्वानों ने इसका समीकरण गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ किया है। कुकुर, अनूप, सौराष्ट्र तथा आक्रावंती प्रदेशों का वर्णन जूनागढ़ अवलेख जो कि 150 ईस्वी का है में भी मिलता है, जिन्हें कार्दमक वंशीय शक महाक्षत्र रुद्रदामन के साम्राज्य के अंतर्गत कहा गया है। अतः कुछ विद्वानों का यह मानना है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के अंतिम काल में उक्त प्रदेश रुद्रदामा द्वारा उससे विजित कर लिए गए, लेकिन यह एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि इस बात का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है कि रुद्रदामा द्वारा उक्त प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी से ही विजित किए गए थे या उसके किसी पुत्र, पुलमावी या अन्य उत्तराधिकारी से। इस लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के व्यक्तित्व का भी बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार वह एक अत्यंत सुंदर और प्रिय दर्शन व्यक्ति था, जिसका मुख कमल के समान, भुजाएं नागराज की कुंडली के समान, सुडौल तथा सुदीर्घ और 4 श्रेष्ठ हाथियों के समान सुंदर थी। वह स्वयं एक निर्भय व्यक्ति था और दूसरों को भी अभयदान देने के लिए प्रस्तुत रहता था। वह मातृभक्त और सदाचार का उत्पत्ति स्थल बतलाया गया है, जो त्रिपुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम के प्रति जागरूक रहता था। एक राजा के रूप में वह प्रजा के सुख दुख में भाग लेने वाला और द्विजों तथा हीन जातियों का हितैषी था। शुभ दिनों में वह प्रजा के लिए उत्सवों, समाजों आदि का आयोजन करता था। लेख में उसे धर्मशास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर लगाने वाला तथा वर्ण संकरता को रोकने वाला कहा गया है। स्वभाव से वह अहिंसक एवं दयालु व्यक्ति था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह एक महान योद्धा, सूरवीर, अप्रतिम धनुर्धर, अद्भुत युद्धों में शत्रुओं को जीतने वाला तथा राम, अर्जुन और भीमसेन के समान पराक्रमी था। इस प्रकार इस लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी का वर्णन एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में किया गया है, जो महान योद्धा, पराक्रमी, प्रजापालक और महान गुणों से युक्त असाधारण प्रतिभा का धनी था। आर.जी. भंडारकर एवं डी.आर. भंडारकर का पुलमावी के नासिक अभिलेख के आधार पर यह मत है
कि गौतमीपुत्र सातकर्णी व उसके पुत्र पुलमावी ने कुछ समय के लिए साथ साथ शासन किया था। इनके अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी का 24वें वर्ष का नासिक लेख पुलमावी के 19वें वर्ष के नासिक लेख से, जो कि उसी गुफा में और उसी के दान से संबंधित है, बाद का है। अतः गौतमीपुत्र का 24वां वर्ष पुलमावी के शासन के 19वें वर्ष से बाद में पड़ेगा, जो कि दोनों के साथ साथ शासन करने पर ही संभव है। लेख में गौतमी वल्लरी द्वारा स्वयं को एक महाराज की माता और एक महाराज यानी पुलमावी की पितामही कहा गया है। अतः ये दोनों उस समय जीवित रहे होंगे। पुलमावी के इस लेख में केवल सातकर्णी की ही सफलताओं का विवरण है। अगर इसके लिखवाए जाने के समय सातकर्णी मर चुका होता तो इसमें पुलमावी की सफलताओं का भी वर्णन होता। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर इसके लिखवाए जाने के समय गौतमीपुत्र सातकर्णी मर चुका था तो इस लेख में उसकी उपलब्धियों का इतना विस्तृत विवरण क्यों है, जबकि जीवित राजा अर्थात पुलमावी को एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन इस मत की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है और इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता।